नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ एक पुरानी उन विभूतियों को याद करेंगे जिनको अपनी काव्य रचना के कारण, अपनी सृजनशीलता के कारण, अपनी क्रिएटिविटी के कारण जेल के सींगचों में बंद रहना पड़ा। और फिलहाल हम बात को महदूद करते हैं, सीमित करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप तक। और भारतीय उपमहाद्वीप की जब भी हम बात करते हैं तो उस वक्त चेहरे बहुत सारे सामने आते हैं। हमारे इसी देश में वैसे तो मिर्ज़ा गालिब को भी जेल हुई थी, लेकिन वो 6 माह की जेल थी और उन पर अपराध ये था कि उन्होंने जुए का अड्डा बना रखा है। अब इतने बड़े शायर पर ये इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको जेल में डाल दिया। 6 महीने के लिए कड़ी सज़ा दी गई। सज़ा के बावजूद मिर्ज़ा ने उस वक्त जेल में, ये आम तौर पे ये जानकारी कई बार हम बांट नहीं पाते कि जेल में भी रहे मिर्ज़ा गालिब। तो जेल में उन्होंने पर्शियन में, फ़ारसी में उन्होंने सबसे लंबी गज़ल का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, क्योंकि वहाँ वो सिवाय उनके सामने सिवाय लिखने पढ़ने के और काम कोई नहीं था। बहरहाल छोड़िए मिर्ज़ा गालिब की बात, अब उस सरसरी ज़िक्र ही करना था। जेल तो बहादुर शाह ज़फ़र को भी हुई थी, हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल शहंशाह थे, लेकिन जेल हुई और जेल के बाद उनको निर्वासन, देश से भी निर्वासित करके रंगून में भेज दिया गया और रंगून की जेल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। ये सारी बातें इतिहास का हिस्सा हैं। फ़िलहाल हम साहित्यिक बातों पर भी, ये दोनों भी वैसे साहित्यकार थे, लेकिन जिन जिन विभूतियों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ उनमें भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ज़्यादा सामान्य जन की चर्चित विभूति उस्ताद दामन, उस्ताद चिरागदीन दामन। चिरागदीन दामन का इसलिए ख्याल ज़्यादा आया, पहले भी हम कई बार चर्चा अलग अलग संदर्भों में कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बरसी का मौका है तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना, ऐसे शख्सियतों को, ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे सृजनकारों को याद रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मित्रों, उस्ताद दामन का, उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, मुख्य भाग जेलों में बीता। लेकिन जेलों में वो गए तभी गए जब उन्होंने या तो प्रशासन तंत्र के ख़िलाफ़, आम आदमी के हक़ में आवाज़ उठाई, या फिर देश की स्वाधीनता के मसले पर उन दिनों कांग्रेस भी सक्रिय थी, मुस्लिम लीग भी सक्रिय थी देश की आज़ादी के लिए। तो आज़ादी के सत्याग्रहों में और आज़ादी के मंचों से ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने के लिए जो नज़में, जो कविताएं पढ़ी गईं, उन कविताओं के लिए ये बेचारा भी जेल में, उस्ताद चिरागदीन दामन जेल में रहा। और कुल मिलाकर कहते हैं कि ये 17 बार इनको जेल यात्रा हुई, कभी 2 महीने की, कभी 3 महीने की, कभी 1 महीने की, कभी 10 दिन की। कुल मिलाकर 17 बार ऐसे इंसिडेंट हुए, ऐसे मैं हादसे तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे मौके आए जब इनको इनकी सृजनशीलता के कारण, कविताओं के कारण इनको जेल में डाला गया। लेकिन वो जेल का सिलसिला उस्ताद चिरागदीन दामन का आज़ादी के संग्राम के साथ ख़त्म नहीं हुआ। देश आज़ाद हो गया, 2 हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। और पाकिस्तान में भी मित्रों इनकी जो सज़ा थी जेल की, जेलों की, बार बार जेलों में जाना, बार बार जेलों से रिहाई, कैद और रिहाई का सिलसिला लगातार चलता रहा। तब भी ये अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ते थे। और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने का मुसीबत ये थी, मैं आपको कुछ एक उदाहरण भी देता हूँ। एक मुशायरा जिसमें स्वयं पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान साहब मौजूद थे। उन दिनों में मुशायरे आम तौर पर किसी तरह मिसरा, अर्थात एक पंक्ति को लेकर किए जाते थे कि एक पंक्ति दे दी जाती थी और उस पंक्ति पर ही नज़्म लिखनी होती थी, कविता लिखनी होती थी और कविता वही पढ़नी होती थी। तो क्योंकि सरकारी मुशायरा था, सरकारी मुशायरे में सरकारी किस्म की वो मिसरा दिया जाता था। तो सरकारी मिसरा ये दिया गया, पाकिस्तान च मौजां ही मौजां, अर्थात पाकिस्तान में खुशहाली खुशहाली है, पाकिस्तान च मौजां ही मौजां। अब जब उस्ताद चिरागदीन दामन की बारी आई तो लोगों ने बड़े गौर से देखना शुरू किया कि आज उस्ताद क्या करेगा, अब इसको कैसे वो तारीफ़ करेगा। सामने बैठा है सदर
और राष्ट्रपति मुल्क का, और उसके सामने ये चीज़ कोई गुस्ताखी तो कर नहीं सकता। और तरह मिसरा तय है, पंक्ति तय है, पंक्ति के अनुसार उसको नज़्म लिखनी पड़ेगी। तो उस्ताद अपनी बात के धनी थे, मंच से खड़े हुए आरंभ किया कि पाकिस्तान च मौजां ही मौजां, पाकिस्तान च मौजां ही मौजां, जिधर वेखो फौजां ही फौजां। अब ये बात व्यंग भी थी एक प्रकार से, और ये बात अयूब बैठे हों वो बर्दाश्त कैसे कर लें, उनके साथ उनके सिपासलार भी बैठे थे। अगर अयूब मौके की नज़ाकत को देखते हुए चुप भी रह जाते तो उनके जो फ़ौजी अफसरान जो उनकी हुक्म अदूली के लिए जाने जाते थे, सलामी के लिए जाने जाते थे, वो कैसे बर्दाश्त करते। इनको फ़ौरन स्टेज से इनको नीचे उतार लिया गया और बाद में पिटाई भी हुई और बाद में फिर वही जेल की सज़ा। और ये सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला भुट्टो के काल में भी चला, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त भी यही उनके भुट्टो के जो पीरियड में वक्त में भारत पाक युद्ध भी हुआ, और तनाव जो था वो भुट्टो के भी ज़िंदगी में, भुट्टो के जहन पर भी हमेशा सवार रहता था। और वहाँ पर मुशायरा हुआ तो श्रीमान जी उस्ताद चिरागुद्दीन दामन अपने अंदाज़ के लिए जाने जाते थे। तो उनकी एक नज़्म बड़ी लोकप्रिय हुई थी उन दिनों में, की करी जाना है, क्या करता है, की करी जाना है, एवें मरी जाना है, कदे शिमले जाना है, कदे मरी जाना है, की करी जाना है, एवें मरी जाना है। शिमला और मरी, शिमला समझौते का जिक्र था, मरी वहाँ का पर्वतीय स्टेशन है, हिल स्टेशन। और कहा यह जाता था कि जब शिमला से लौटे, शिमला समझौते पर दस्तखत करने के बाद, तो उसके बाद मीडिया ने भी बड़ा परेशान कर रखा था और तनाव बहुत था कि मैं वहाँ क्या कर आया। और वहाँ जब उतरे हवाई अड्डे पर तो मीडिया वालों ने पूछा कि वहाँ से क्या लाए, तो उन्होंने कहा अपने कैदी वापस ले आया हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैदी वापस ले आना ये कौन सी बहुत बड़ी आपने इतनी बड़ी भेंट कर दी। तो कहता है एक शिकस्त खुर्दा कौम को, वो लफ्ज़ था जो कोट हुआ कि एक शिकस्त खुर्दा कौम को और मैं दे भी क्या सकता हूँ, अर्थात पराजित राष्ट्र के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। और उसके बाद ये तत्काल उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए मरी की पहाड़ियों में चले गए। मरी वहाँ का पर्वतीय स्टेशन है, जैसे हमारा शिमला है या हमारे दार्जिलिंग वगैरह हैं। तो वहाँ चले गए और वहाँ कुछ दिन काटे। तो उसी संदर्भ में उस्ताद चिरागुद्दीन दामन ने व्यंग की कविता लिखी थी, की करी जाना है, एवें मरी जाना है, किते शिमले जाना है, किते मरी जाना है। तो ये मतलब अजीब से एक व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात कहने के लिए ये प्रसिद्ध थे। और सबसे बड़ा एक जब इनकी जब निधन हुआ, ये इनका निधन 1984 में हो गया था, दिसंबर 1984 में। तो निधन हुआ तो उस वक्त जो श्रद्धांजलियाँ थी वो बहुत बड़ी थी। श्रद्धांजलियाँ जब सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ साहब भी एक सभा में, शोक सभा में थे। अपने शोक वक्तव्य में एक बात कही थी, मुझसे लोगों ने पूछा है कि आपने पंजाबी में क्यों नहीं लिखा। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि मैं पंजाबी में लिखने की कोशिश अब भी करूँगा और बाद में फैज़ ने कुछ नज़में पंजाबी में भी लिखी। लेकिन तब उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं पंजाबी होते हुए भी पंजाबी में क्यों नहीं लिखता। तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि पहली बात यह है कि बुल्ले शाह और बाबा फ़रीद और लोगों के बाद पंजाबी में क्या लिखा जाए। मैं उस स्तर पर आकर लिख नहीं सकता, इतनी ऊंचे स्तर पर जाकर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि उस्ताद चिरागुद्दीन दामन को हक़ था कि वो बुल्ले शाह की जो परंपरा है उस परंपरा में वो पंजाबी में आकर लिखें, अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखें आकर, ये उनको हक़ था, अधिकार था। और अब जब उनकी कविताएं आ गई, उनकी पोएम्स आ गई हैं, पोइट्री आ गई, तो उसके बाद तो मेरा बिल्कुल ही हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं पंजाबी में कोई भी प्रयोग करूं, क्योंकि ये लोग तो चरम तक पहुंच गए थे और उन लोगों ने अपनी भाषा को जो समृद्धि प्रदान की, मैं तो वो नहीं दे सकता। इसलिए मैं डरता भी रहा कि मैं पंजाबी में ना लिखूं कि जहां इतने महान शायर हो चुके हैं हमारे मुल्क में,
तो अब उनके बाद कैसे बंदा हिम्मत करे, हिम्मत जुटाए कि उसी भाषा में लिखे, कुछ बेहतर लिखे, ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक प्रकार से एक श्रद्धा सुमन थे जो फैज़ के मुंह से भी निकले, और पूरे उपमहाद्वीप में उस्ताद चिरागदीन दामन की जो बरसी है ना, उनका जो अंत का जो लम्हे हैं उनको याद किया गया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मैं थोड़ा सा एक बात का जिक्र और करना चाहूँगा। जिस बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो बात भी कम दिलचस्प नहीं है। उस्ताद ने अपनी ज़िंदगी एक मामूली दर्जी के रूप में शुरू की थी। कपड़े सिलते थे, उनके पास एक दो बंदे और भी बैठते थे, और अक्सर दर्जियों में होता है कि जब 4-5 बैठते हों उस वक्त जो सीनियर है उसको वो उस्ताद जी कह देते हैं। तो कहते हैं कि शुरुआत उस्ताद की यहाँ से हुई थी, बाद में शायरों ने भी इनको उस्ताद मान लिया। तो कपड़े सी रहे थे, तो कपड़े जब सिल रहे थे तो उस वक्त एक मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे, उन दिनों कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे लाहौर के और अच्छे संपन्न व्यक्ति थे। तो वो भी आए अपना कोट सिलवाने के लिए। तो उन्होंने अपना माप वगैरह दिया, और माप लेते लेते भी और बात करते करते भी उस्ताद चिरागदीन दामन अपनी एक नज़म गुनगुना रहे थे। अब वो गौर से देख रहे थे, तो कहते यार ये नज़म तुम्हारी अपनी है, किसकी है ये? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ही लिखता हूँ, ये खत तो मुझे सवार है खबत, और ये इस खबत को मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानता हूँ। जिस तरह से मैं आपके कोट सीता हूँ वैसे मैं नज़मों को, जज्बातों को भी सीता हूँ, सिलाई करता हूँ उनकी। उनको बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कभी स्टेज से बोल रहे हो? कहता जी मौका मिले तो बोल सकता हूँ, मौका ना मिले तो क्या करूँगा। और पहली बार मियाँ साहब उनको एक जलसे में, सियासी जलसा था, राजनीतिक जलसा था, वहाँ ले गए, और वहाँ इत्तेफाक से संयोगवश पंडित नेहरू भी आए हुए थे। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उसी पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वो भी एक कांग्रेस के नेता थे। तो नेहरू ने भी जब देखा कि लोग कितना ज़्यादा रिस्पांस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा रिस्पांस दे रहे हैं, इस व्यक्ति को कितना महत्व दे रहे हैं, और इसकी एक एक बात उनके जहन पर जादू बनकर सवार हो रही है लोगों के, तो उस वक्त उन्होंने शायर कौम का खिताब इनको दिया था कि ये शायर कौम है, मैं ये मानता हूँ। और उसके बाद इनको जब भी कोई मुखातिब होता इनके बारे में ज़िक्र करते लोग, तो शायर कौम उस्ताद चिरागदीन दामन के नाम से इनको पुकारा जाने लगा। तो इनकी बहुत सारी बातें, किस्से मशहूर हैं। इन्होंने अपने वक्त में कभी समझौते नहीं किए। जब भारत पाक विभाजन हुआ तो विभाजन के समय इनकी पत्नी और बच्चे कहीं लापता हो गए दंगों में, पता ही नहीं चला कहाँ गए। और बाद में जब तलाश के बाद मिले तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि वो बहुत बीमार थे और उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। और साथ की हालत ये थी कि जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि बच्चों का इलाज करा सकें। और बच्चे और बीवी दोनों चले गए, और उसके बाद उस्ताद एक टूटी हुई पुरानी मस्जिद में रहने लगे। और क्योंकि वहाँ मस्जिद में कोई रोक टोक नहीं थी तो वहीं ज़िंदगी के आखिरी दिन काटे। और आखिरी दिनों में ये हकीकत है कि इनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। ये उसी मुल्क में मित्रों संभव है जिस मुल्क में कई चीज़ें संवेदनहीनता का शिकार हो जाती हैं। शुक्रिया।